वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। सबसे पहले जान लीजिए कि मैं बात कर रहा हूँ सेशन 2020 एंड 21 के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और जो बच्चे सेशन 20 एंड 21 में सेमेस्टर 1 में एडमिशन लिया है, स्पेशली इन इको ऑनर्स, उनके लिए सेमेस्टर 1 में एक सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक बात और यहाँ जाना जरूरी है कि सेमेस्टर 1 में ये सिर्फ इको ऑनर्स के बच्चों को नहीं पढ़ना है। अगर आप बीबी में हैं तो वहाँ भी ये सब्जेक्ट है। अगर आप अदर कोर्सेज में हैं और जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट को चूज़ किया है इकोनॉमिक्स को, तो वहाँ भी यही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। मतलब इको ऑनर्स, चाहे बीबी या फिर जनरल इलेक्टिव कोर्सेज, हर जगह इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस सेम है। ये बात और है कि इको ऑनर्स के क्वेश्चंस थोड़ा डिफरेंट होते हैं, थोड़ा हाई लेवल के होते हैं, और अदर कोर्सेज के क्वेश्चंस थोड़ा मॉडरेट लेवल के होते हैं। लेकिन आपका सिलेबस बिल्कुल सेम है, स्टडी मटेरियल बिल्कुल भी सेम है। ठीक है जी। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जिन बच्चों ने 2021 में 2020 एंड 2021 के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, नए बच्चे हैं, उनके लिए मैं सारी बातें कर रहा हूँ। और इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए, आज के इस वीडियो का मेरा टॉपिक यही है। ठीक है बच्चे, तो आगे स्टार्ट करें। यस सर। आपके लिए जो स्टडी मटेरियल रिकमेंडेड है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो है आपका मैनक्यू एंड विंस्टन। मैनक्यू 90% सिलेबस मैनक्यू से ही आते हैं और 10% विंस्टन से आते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि ओवरऑल आप विंस्टन को थोड़ा सा इग्नोर भी कर दो तो आपका काम मैनक्यू से ही चल जाता है 100%। ये एक ऐसा सेमेस्टर 1 एक ऐसा सेमेस्टर है जहाँ पे एक ही बुक से मैक्सिमम आपका स्टडी मटेरियल डिराइव है। अदरवाइज इसके बाद अगर आप आगे के सेमेस्टर्स में जाएंगे तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, बहुत सारे बुक्स के अलग अलग चैप्टर्स को मिला करके स्टडी मटेरियल डिसाइड करती है। लेकिन इंट्रोडक्टरी माइक्रो में 90% बातें मैनक्यूज की बुक से ही दिया हुआ है। ठीक है, राइट सर। आगे देखिए कि आपके इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। दिस इज कॉल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसको समझने के लिए कुछ बातें मैं आपको लिख कर बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे ये आपका सेमेस्टर 1, ये सेमेस्टर 2, ये सेमेस्टर 3 और ये सेमेस्टर 4। सेमेस्टर 1 में क्या आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो, यहाँ क्या है इंट्रोडक्टरी मैक्रो। यहाँ यही चीज़ क्या हो जाता है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट माइक्रो एंड इंटरमीडिएट मैक्रो, 1 एंड 1। यहाँ भी क्या होता है इंटरमीडिएट, यहाँ भी दो पार्ट हो जाता है माइक्रो एंड मैक्रो, ये सेकंड एंड ये सेकंड। क्या सर इसके बाद क्या सेमेस्टर 5th में एंड 6th में क्या माइक्रो एंड मैक्रो नहीं पढ़ना होता है? वहाँ भी पढ़ना होता है, लेकिन वहाँ पे ये ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। इसलिए मैं भी सेमेस्टर 5th एंड सेमेस्टर 6th के बारे में बात ज़्यादा नहीं करना चाहता, उनके बारे में अलग से वीडियोज़ बनाऊँगा। देखिए सेमेस्टर 1 में जो इंट्रोडक्टरी माइक्रो है, अगर यहाँ पे आपने कुछ कमी कर दी तो आप मान कर चलिए कि सेमेस्टर 3rd में जो माइक्रो है वहाँ पे भी आप प्रॉब्लम कर जाएंगे, वहाँ भी आपको दिक्कत होगी। और साथ साथ सेमेस्टर 4th में जो माइक्रो है यहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगी। मतलब सेमेस्टर 1 का इंट्रोडक्टरी माइक्रो, सेमेस्टर 3rd का माइक्रो इंटरमीडिएट एंड सेमेस्टर 4 का इंटरमीडिएट माइक्रो, ये सारे इंटरलिंक है। ये सब पढ़ने के बाद कंप्लीट माइक्रो आपको समझ में आता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैक्रो में आपने प्रॉब्लम कर दी तो फिर समझ लो कि यहाँ प्रॉब्लम होगी, और अगर यहाँ प्रॉब्लम हुई तो फिर यहाँ प्रॉब्लम होगी। ये सेमेस्टर्स वाइज अलग अलग बटे जरूर हैं, लेकिन ये सब मिल करके माइक्रो बनते हैं और सब मिल करके मैक्रो बनते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर में तो वो ऑफ कोर्स लेवल क्या रखेंगे, वो इंट्रोडक्टरी। लेकिन ये कहने के लिए इंट्रोडक्टरी है, इसका लेवल अगर इको ऑनर्स या फिर अपने जनरल इलेक्टिव्स में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खासा लेवल है। होता क्या है, इस सब्जेक्ट का दुर्भाग्य क्या है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्या होता है कि जब बच्चे बुक खोलते हैं तो उनको क्या दिखाई देता है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी, प्रोडक्शन, कॉस्ट। उनको देख करके ऐसा लगता है कि ये सब बातें तुमने 11th-12th में ऑलरेडी पढ़ रखी है और ये वही यहाँ पे है। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर वही चीज़ यहाँ पे होता तो फिर इसका नाम इको ऑनर्स क्यों होता या जनरल इलेक्टिव्स क्यों होता? ऑफ कोर्स अगर आप अलजेब्रा पढ़ते हैं 9th क्लास में, 6th क्लास में, 8th क्लास में, ग्रेजुएशन में ऊपर, तो हर जगह अलजेब्रा ही है।
लेकिन उसका लेवल क्या होता है, अलग अलग होता है। सिमिलरली यहाँ पे इन सारे कोर्सेज़ के लेवल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इंट्रोडक्टरी माइक्रो में यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। एक बार जान लेना कि मैं अभी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इसके बारे में बात नहीं करूँगा। मेरा फोकस किस पे होगा, इस पे रहेगा, और ऑफ कोर्स इस पे रहेगा, क्योंकि मेरा टॉपिक क्या है, हाउ टू स्टडी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस पे मेरा फोकस रहेगा। नाम से क्लियर है, यहाँ पे इंट्रोडक्टरी देख करके बच्चों को लगता है बहुत ही सामान्य सी बातें होगी, ऑर्डिनरी बातें होगी, और कुछ टॉपिक्स बुक के पहले दूसरे पेज खोल कर देख के लग जाता है कि बहुत साधारण सी बातें होगी। अदरवाइज ग्रेजुएशन लेवल पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स की कोर्सेज में थ्योरेटिकल बातें नहीं पूछी जाती है, न्यूमेरिकल पूछी जाती है, एनालिटिकल आंसर्स आपको लिखने पड़ते हैं। थ्योरी जोरी है नॉलेज के लिए, लेकिन वो डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आते हैं। उसके बेसिस पर अप्लाइड न्यूमेरिकल्स आते हैं और एनालिसिस करने के लिए आपको पूछा जाता है। तो आप अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम अब क्या डिस्कस करेंगे कि जो थोड़ी थोड़ी बातें बच्चों में क्या होती है ना, जो हल्का सा उसको रिलक्टेंट कर देता है कि ये बहुत आसान है, ये बातें मैं आज सिलेबस के माध्यम से समझाऊंगा कि इतना भी आसान नहीं है, थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा। और साथ साथ मैं जब क्लासें लेता हूँ तो ये मान के क्लासें लेता हूँ कि आप बिल्कुल जीरो है, आपको कुछ नहीं आता है। मैं जानता हूँ कि आप अच्छे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो आपके परसेंटेज ऑफकोर्स 90% से प्लस होंगे, तो आप इकोनॉमिक्स में भी अच्छे होंगे, डेफिनेटली अच्छे होंगे। लेकिन अगर मैं ये मान कर चलूँगा तो मैं फिर क्या पढ़ा सकता हूँ आपको। मैं ये मान लेता हूँ कि कॉलेज में एडमिशन लेते लेते आप सब इकोनॉमिक्स पीछे छोड़ गए हैं और आपको कुछ भी याद नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाता हूँ। हाँ, मैं एक काम और ज़रूर करता हूँ कि जो बातें मुझे लगती है कि बच्चों ने स्कूल लेवल पे इसको पढ़ी होगी, उसको मैं थोड़ा फास्टली क्रॉस कर जाता हूँ, और जो बिल्कुल नई बातें हैं उस पर तो जान लगा देता हूँ। और आपकी भी, मतलब मैं मजाक में कर रहा हूँ कि जान ले लेता हूँ काम करवा करवा करके, ठीक है। जो आपके लेवल के सब्जेक्ट्स होते हैं, जो आपके लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन छोड़ता कुछ भी नहीं हूँ। और एक बात जान लो, मैं आगे चल के डिटेल बताऊंगा कि जितनी भी बातें मैं बताता हूँ क्लासेस में, जितनी बातें मैं लिखवाता हूँ, उन सब के एक स्टडी मटेरियल्स के फॉर्म में न्यूमेरिकली एंड थ्योरेटिकली आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। लेकिन अभी इसका वक्त नहीं आया है, इसका जब वक्त आएगा तो इसके बारे में डिटेल बातें आपसे हम करेंगे। देखिए जी, आइए अब आप इस डिस्कशन को थोड़ा आगे ले जाते हैं और बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या आपका। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है, देख लीजिए। आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स 5 यूनिट में, 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है, 6 यूनिट्स में, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 6 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट 1 बिल्कुल इंट्रोडक्टरी है इंट्रोडक्टरी में भी इंट्रोडक्टरी है। ये व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द डिफरेंस इन माइक्रो एंड मैक्रो एंड मेनी मोर थिंग्स लाइक दैट, विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर ऑन, बट राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दिस टॉपिक राइट नाउ, राइट। सो यूनिट 1 तो बहुत ही आसान है, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। स्टार्ट करते डिस्कशन कहाँ से, यूनिट 2 से। यूनिट 2 देखिए, यहाँ पे टॉपिक क्या दिख रहा है आपको, डिमांड एंड सप्लाई। और यही टॉपिक क्या करता है, आपको मुस्कुराने को मजबूर कर देता है। सर यही डिमांड सप्लाई जो हमने बचपन से पढ़ता रहा, स्कूल लेवल से पढ़ता रहा। यस बच्चे, वही डिमांड सप्लाई, लेकिन बातें वहाँ से स्टार्ट जरूर होती है, लेकिन बहुत दूर तक जाती है। स्टार्ट तो वही से होगी जब भी डिमांड एंड सप्लाई की बातें होगी, लेकिन उसमें बहुत बातें ऐड होती जाएगी। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि हाउ मार्केट्स वर्क एंड मार्केट एंड वेलफेयर, ये सब बातें आपसे डिस्कस होगा। मेन पॉइंट्स इस यूनिट का क्या है, देखिए अब मेन पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है इलास्टिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस। आपने स्कूल लेवल पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ से मच मच हायर बातें यहाँ पे होने वाली है। कंट्रोल ऑफ प्राइसेस, टैक्सेस एंड कॉस्ट ऑफ टैक्सेशंस, ये सब कुछ बातें आपने स्कूल लेवल पर नहीं पढ़ी होगी। टैक्स की बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं देखना है कि एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, बस ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन नंबर पे इससे संबंधित रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, वो आपको देखना है। कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, इसके भी न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छे खासे आते हैं। एफिशिएंसी ऑफ द मार्केट, ये भी आते हैं। मैं जान लो, मैं यहाँ पे आपको कोई टॉपिक एक्सप्लेन करने नहीं आया है, मैं आपको टॉपिक से इंट्रोडक्शन करवाने के लिए आया हूँ कि देखो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपने छोटी छोटी बातें शुरुआत में 1-2 क्लासेस में कॉलेज में पढ़ लेते हो या बुक खोल के देख लेते हो, तो वही सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, उसमें बहुत बातें इंटरनली है। यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा रिलक्टेंट हो जाएंगे तो उसका खामियाजा आपको 3rd सेमेस्टर में एंड 4th में भुगतना पड़ेगा। और ये इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको ऐसा सबक सिखाएगा कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे, और फिर जाके 3rd सेमेस्टर में सब कुछ खोल के पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों ना यहीं से अटेंटिव हो जाए और एक एक बातों को बढ़िया से डिटेल तरीके से पढ़ें, और पुरानी बात को भूल जाइए, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कीजिए, सब कुछ फ्रेश स्टार्ट कीजिए। यस सर। इसके बाद आता है आपका प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर का कॉन्सेप्ट आता है, डेडवेट लॉस का कॉन्सेप्ट आता है। प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर में हल्का सा बताना चाहता हूँ, हल्का सा,
आजकल आप क्या देखते होंगे कि फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत जगह पे, किसान आंदोलन। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल बोलूँगा तो बहुत टाइम ले लेगा, फिर उस वक्त क्या पढ़ाएंगे। लेकिन मैं छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ, एक किसान की ख्वाहिश क्या होती है। उससे पहले एक छोटा सा मैं कन्फेस करता हूँ कि मैं थोड़ी फास्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आज पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो आज तो मैं थोड़ा फास्ट बोलूँगा, लेकिन जैसे ही मेरी इंट्रोडक्शन खत्म होगी और मैं एक यूनिट स्टार्ट करूँगा, ऑफ कोर्स मज़ा आएगा। बड़ी डिटेलिंग बात करेंगे, अच्छे से थ्योरेटिकल बात करेंगे, अच्छे से न्यूमेरिकल बात करेंगे। तो आज मुझे थोड़ा सा फास्ट तरीके से आपको ये टॉपिक, ये पूरा इंटायर कॉन्सेप्ट क्या करने दो, सिलेबस आपको डिस्कस करने दो। तो सर आप किसान के बारे में बात कर रहे थे। देखो किसान आंदोलन चल रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है। फार्मर के क्या होते हैं, दोनों हाथ में लड्डू होते हैं। मैं भी फार्मर का बेटा हूँ, आप में से बहुत बच्चे फार्मर के सन एंड डॉटर्स होंगे। तो मैं किसी फार्मर्स के खिलाफ नहीं हूँ, मैं फार्मर्स के हमेशा साथ खड़ा हूँ। लेकिन मैं इकोनॉमिक्स टीचर हूँ, तो कुछ इकोनॉमिकल बातें तो मुझे करनी होगी आपसे। देखिए, फार्मर्स के दोनों हाथ में लड्डू होते हैं। कैसे? फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स मतलब हम लोग भी तो फार्मर्स ही, घर घर से तो हम लोग भी फार्मर्स ही एक तरह से समझ लो इनडायरेक्टली। तो फार्मर से ही हम लोग अपने खाना पीना खाते हैं। और कहाँ से खाते हैं, हमारे फादर भी खुद किसान है, तो हम लोग भी फार्मर से ही कैसे अलग हो सकते हैं। तो क्या होता है, फार्मर के दोनों हाथ में लड्डू कैसे है। फार्मर पहले मार्केट से कुछ परचेज करता है। क्या परचेज करता है, जैसे फर्टिलाइजर्स, एग्जाम्पल लो, क्या फर्टिलाइजर्स। तो फार्मर क्या चाहता है, फार्मर अगर मार्केट में फर्टिलाइजर परचेज करने जाता है, तो मार्केट में उसकी प्राइस मान लो 50 रुपीज़ पर केजी है। फार्मर आ जाता है सड़क पे और प्रोटेस्ट करता है कि मुझे 50 रुपीज़ पर केजी फर्टिलाइजर्स नहीं चाहिए, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, इतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। और फार्मर्स के आगे गवर्नमेंट झुक जाती है, और गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, हम आपके लिए प्राइस क्या करते हैं, 10 रुपये पर केजी कर देते हैं। जबकि मार्केट में उसकी प्राइस कितनी है, 40 रुपये पर केजी, 50 रुपये पर केजी, आई एम सॉरी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, फार्मर्स के प्रोटेस्ट के नाम पर या फार्मर्स के वेलफेयर के नाम पे, ऑफ कोर्स फार्मर का वेलफेयर इसमें होता है, उसकी प्राइस को क्या कर दी, 10 रुपये पर केजी कर दी। अब 10 रुपये पर केजी के हिसाब से मार्केट में फर्टिलाइजर सेल ही नहीं हो सकता है। अब 10 रुपये जो प्राइस हुआ ना, फिक्स हो गया। दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्राइस सीलिंग। प्राइस को सील कर दिया गया। ठीक है, चलो, फार्मर्स ने फर्टिलाइजर्स परचेज कर ली कम प्राइस में, 50 की फर्टिलाइजर्स को 10 में परचेज कर ली। अब फार्मर्स ने क्या किया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पैदा किया, सीरियल्स पैदा किया, और मार्केट में गए उस सीरियल्स को बेचने के लिए। जब मार्केट में गए बेचने के लिए, तो उसकी प्राइस उसको क्या मिल रही है, मान लो पैडी है, उसकी प्राइस क्या मिल रही है, 5 रुपये पर केजी। अब किसान फिर क्या आ गए सड़क पे कि हम 5 रुपये पर केजी पैडी नहीं बेच सकते, हमारा भारी नुकसान हो रहा है, काफ़ी लॉस हो रहा है, मुझे और ज़्यादा प्राइस दो। फिर गवर्नमेंट झुक गई। गवर्नमेंट कहती कोई बात नहीं, हम आपको क्या देंगे, 5 रुपये पर केजी नहीं, हम आपसे 20 रुपये पर केजी खरीद लेंगे। और 5 रुपये पर केजी कोई परचेज नहीं कर सकता आपके सामान को। आपकी सेलिंग प्राइस फिक्स कर दी 20 रुपये पर केजी, इससे कम परचेज हो ही नहीं, कोई परचेज कर ही नहीं सकता। ठीक है ना बात को, आपको सेल करना तो 20 रुपये पर केजी पे ही सेल होगा, और 20 रुपये पर केजी पे आपको प्राइस मिलेगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्राइस फ्लोर। देखा ना, किसान के दोनों हाथ में लड्डू हो गया ना। किसान मार्केट में परचेज करेगा तो परचेज प्राइस एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर दी गई है, उससे ज़्यादा पे परचेज नहीं करेगा। और जब बेचेगा तो उसको भी एक मिनिमम प्राइस मिलेगी कम से कम। तो ये प्राइस सीलिंग हो गया, प्राइस फ्लोर कॉन्सेप्ट हो गया। अगर यहाँ पे आपको इतना अच्छा लग रहा है, तो सोचो जब इसका डिटेलिंग होगा, इसके ग्राफ्स बनेंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मर्स के दोनों हाथ में लड्डू और प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर के बारे में और बात आपसे आराम से हम करते रहेंगे। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है डेड वेट लॉस का। डेड वेट लॉस क्या होता है, देखो मैं ज़्यादा डिटेल बताऊंगा तो फिर वहाँ क्या बताऊंगा, थोड़ा समझ लीजिए। डेड वेट लॉस होता है ना मेरा ना तेरा। अगर मान लो मेरा 100 रुपये खो जाए, मेरा 100 रुपये खो जाए और आपको मिल जाए, तो फिर मेरा तो नुकसान हुआ, लेकिन आपका फ़ायदा हुआ। कंट्री के लेवल पे देखा जाए तो कंट्री का कोई ना लॉस हुआ ना गेन हुआ, क्योंकि कंट्री के लॉ के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो जो मेरा लॉस है तुम्हारा गेन है, अल्टीमेटली कंट्री का क्या हुआ, लॉस एंड गेन नलीफाई हो गया। इंडिया लेवल पे देखा जाए तो 100 रुपये हमारे हाथ में हो या आपके हाथ में, बात एक ही है। लेकिन अगर पर्सनली देखा है तो मेरा लॉस हुआ है, आपका गेन हुआ है। सपोज करो आपको 100 रुपये मेरा मिल गया, तो ये तो डेड वेट लॉस नहीं है। लेकिन लॉस क्या होता है, जैसे मान लो उस 100 रुपीज़ को मैं क्या करूँ, किसी नाले में जाके फेंक दूँ, बताओ किसका लॉस हुआ, मेरा लॉस हुआ। गेन किसका हुआ, किसी का हुआ क्या, तुम्हें मिला क्या, नहीं। वो 100 रुपये नाले में सड़ गया, किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। तो ऐसे भी इकोनॉमिक्स में होते हैं कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं, जिस डिसीजन की वजह से ना कंज्यूमर को फ़ायदा होता है और ना सप्लायर को फ़ायदा होता है। लॉस दोनों को हो जाता है, ओवरऑल इकोनॉमी को लॉस हो जाता है। उस लॉस को क्या बोलते हैं हम, डेड वेट लॉस। मैंने बड़ी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी, बहुत ही ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, ठीक है ना। लेकिन जब इसकी बात आएंगे तो इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारी थ्योरी होंगी। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ। मैं जस्टिफाई क्यों कर रहा हूँ कि कोई भी बच्चा ये कंक्लूजन ना डिराइव कर ले कि क्या यही डेड वेट लॉस, ऐसा नहीं है। एक सिंपलिस्टिक अप्रोच है आपसे बात करने का, कि भाई ये सब बातें होगी, इसमें काफ़ी डिटेलिंग होगी वहाँ पे।
कौन सा यूनिट था बच्चे? यूनिट नंबर सेकंड था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं किस पे? यूनिट थर्ड पे। क्या बात होगी सर यहाँ पे? यहाँ पे टॉपिक है हाउस होल्ड या कंज्यूमर्स बिहेवियर। आप कह सकते हैं कि एक कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होता है। मैं कहता हूँ चलो आपकी बात करते हैं, 2 मिनट के अंदर एक एग्जाम्पल देके ना ये पूरे यूनिट को समझा देते हैं। मान लीजिए कि आप घर से निकलते हैं, आपको गाड़ी खरीदने का मन कर रहा है, कार खरीदना चाहते हैं आप कार खरीदने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले क्या टटोलेंगे आप? अपनी पॉकेट को कि हमारी इनकम क्या है। आपकी इनकम मान लो 10 लाख रुपए की है, तो 10 लाख के हिसाब से आप गाड़ी खरीदने निकलेंगे, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? 10 लाख रुपीज कॉल्ड व्हाट? बजट। और वो आपकी कंस्ट्रेंट है, लिमिटेशन है कि 10 लाख से ज़्यादा ज़्यादा कार नहीं परचेज कर सकते आप। दिस इज कॉल्ड बजट कंस्ट्रेंट। आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है। यस सर। लेकिन जब आप मार्केट गए तो फिर आप ये देखते हैं कि 10 लाख रुपए में कौन कौन सी गाड़ी आपको मिल सकती है। इसका मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट कार कंपनीज को आप देखेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स को देखेंगे। दैट इज कॉल्ड व्हाट? जब आप परचेज करेंगे तो आप अपने इनकम को भी देखेंगे और प्राइस को भी देखेंगे। अपनी प्राइस नहीं, उस गुड्स की प्राइस नहीं जो परचेज कर रहे हैं, अदर गुड्स की भी प्राइस देखेंगे। साथ साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की भी प्राइस देखेंगे। जो कार आपने परचेज किया, उस कार को चलने के लिए क्या चाहिए? पेट्रोल। तो पेट्रोल की प्राइस भी देखेंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस देखा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस देखा, उस गुड्स की प्राइस देखा, अपने इनकम को देखा, और तब जाके आपने डिसाइड किया। ये सब कलेक्टिवली क्या कहलाता है? कंज्यूमर बिहेवियर। ये सब कुछ पढ़ेंगे। कंज्यूमर की इन बिहेवियर से हम लोग क्या करेंगे? प्रेफरेंसेस डिसाइड करेंगे। प्रेफरेंसेस से इंडिफरेंस कर बनाएंगे। इंडिफरेंस करके शेप एंड साइज एंड बहुत सारी बातें करेंगे। और कहोगे ये सब बातें तुमने स्कूल लेवल पे कर रखी है, लेकिन बातों को उनसे आगे तक ले जाएंगे, बहुत आगे तक ले जाएंगे। उसके बाद ऑप्टिमल चॉइस डिसाइड करेंगे। बजट कंस्ट्रेंट के साथ, इंडिफरेंस कर्व के साथ मिल करके ऑप्टिमल चॉइस डिसाइड होगा। और बाद में कंज्यूमर के इनकम में अगर चेंजेज आते हैं, और कंज्यूमर के इनकम में चेंजेस आने से उनका जो कंजम्पशन पैटर्न चेंज होता है, उसको इनकम इफेक्ट कहा जाता है। कंज्यूमर की इनकम थी लाख रुपए पर मंथ, अब उसकी इनकम होगी 5 लाख रुपीज पर मंथ। ऑफ कोर्स उस बंदे के कंजम्पशन पैटर्न में क्या आएगा? जबरदस्त डिफरेंस आएगा। किसी बंदे की इनकम 20,000 रुपये पर मंथ हो, उसकी इनकम बढ़ के 1 लाख पर मंथ हो जाए, उसके कंजम्पशन पैटर्न में ह्यूज डिफरेंस आएगा। दैट इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। बाद में अगर सामान की प्राइस में चेंजेज आते हैं, तो उससे जो आपके कंजम्पशन बिहेवियर में बदलाव आता है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आगे चल के इसमें बात होगी एक लेबर के बारे में। एक लेबर है, जैसे मान लो मैं ही हूँ, मेरे पास 24 आवर्स है। मैं 24 आवर्स में क्या करना चाहता हूँ? सोना चाहता हूँ, लीजर टाइम। काम करना चाहता हूँ, तो कंजम्पशन ऑफ टाइम। इसका एक ट्रेड ऑफ होगा कि एक लेबर अपने टाइम को वर्क में लगाना चाहता है या लीजर में लगाना चाहता है। दैट इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ बिटवीन द लीजर एंड द कंजम्पशंस। इसके बारे में बहुत बातें होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता ही आता है। मेरे इस लेक्चर का मकसद है आपको मोटिवेट करना। आप थोड़ा सा रिलेक्टेंट लग रहे हैं, थोड़ा सा सुस्त लग रहे हैं, आप और सारे पेपर्स पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स को लेकर काफ़ी रिलेक्टेंट है, या कुछ नहीं हो जाएगा, कभी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरे इस लेक्चर से मेरे मकसद यही है कि थोड़ा आप में जोश लाना, थोड़ा आपको मोटिवेट करना कि आप देखो भाई ये सब बातें भी आपके सिलेबस में होने वाली है। ये मत कि फर्स्ट 2-3 पेजेस आपने खोल लिए और कुछ बेसिक बातें देख ली है और हो गया, ऐसी बात नहीं है। आइए जी, यूनिट सेकंड की बात मैंने, थर्ड की बात मैंने कंप्लीट कर ली है। अब बात करता हूँ यूनिट 4 के बारे में। एक कंज्यूमर के बिहेवियर के बाद आप जानो, कंज्यूमर अगर जाएगा कुछ परचेज करने तो कहाँ जाएगा? मार्केट में जाएगा। मार्केट में कहाँ जाएगा? फर्म्स के पास जाएगा। फर्म के पास जाएगा तो फर्म क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। तो प्रोडक्शन एक चैप्टर हो गया आपका। प्रोडक्शन करने से पहले वो कॉस्टिंग करेगा, कॉस्ट भी एक चैप्टर हो गया। सर प्रोडक्शन कॉस्ट आप बात कर रहे हो, ये सब बातें तो 11-12 में पढ़ रखा है, ऑफ कोर्स। लेकिन यहाँ बातें कहाँ जाएगी? काफ़ी दूर तक जाएगी। जैसे मैंने बोला ना, यहाँ बातें कहाँ तक जाएगी? आप कह रहे होंगे कहाँ तक जाएगी सर? काफ़ी दूर तक जाएगी। या वही प्रोडक्शन वही कॉस्ट नहीं है, कुछ और बातें भी यहाँ पे है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, हम लोग कॉस्ट भी पढ़ेंगे, और प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद जब सामान बन जाएगा तो उसको लेकर मार्केट भी जाएंगे, और मार्केट के नेचर्स भी पढ़ेंगे। मार्केट किस नेचर्स के होते हैं? परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स वो भी पढ़ेंगे, मोनोपोली वो भी पढ़ेंगे, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स वो नहीं पढ़ेंगे, ओलिगोपोली वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स और ओलिगोपोली आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पे यूनिट 4 मैंने क्या डिस्कस किया? परफेक्ट कंपटीशन बारे में पढ़ेंगे हम लोग, प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, और यूनिट 5 में मैंने क्या कहा कि मार्केट का दूसरा फॉर्म मोनोपोली बारे में डिस्कशन करेंगे, और बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोनोपोली बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ करने को मिलेगी आपको। ठीक है सर? राइट सर। उसके बाद यूनिट 6, ये भी मार्केट है, लेकिन ये किसका मार्केट है? इनपुट मार्केट है। कोई भी बंदा अगर प्रोडक्शन करेगा, कोई भी बंदा अगर प्रोडक्शन करेगा, तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए उसको? लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए। लेबर कैपिटल कहाँ मिलता है? वो भी मार्केट में मिलता है। एक प्रोड्यूसर को भी लेबर खरीदना पड़ता है, कैपिटल खरीदना पड़ता है। तो जब प्रोड्यूसर से एक लेबर एंड कैपिटल परचेज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इनपुट मार्केट्स। उनको भी परचेज करना पड़ेगा, तो लेबर के मार्केट के बारे में पढ़ने पड़ेंगे आपको, लैंड मार्केट्स के बारे में, डिराइव डिमांड,
MPL, MRP, बहुत कुछ होगा यहाँ पे। तो बात समझ लो कि अल्टीमेटली यूनिट 4 एंड यूनिट 5 ये किसके बारे में था? खासकर 5 एंड 6 ये क्या था? ये मार्केट्स के बारे में था। चाहे प्रोडक्ट मार्केट के बारे में बात हो या इनपुट्स मार्केट के बारे में बात हो, अल्टीमेटली मार्केट्स के बारे में बात थी। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ आपके सिलेबस के लिए ना 3 यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? यूनिट 2, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, यूनिट 2 इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? यूनिट 3। और आपके लिए इंपॉर्टेंट यूनिट 4। अगर ये 3 यूनिट आपने तैयार कर लिया तो समझ लो आपका 65 और 70% के आसपास आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। लेकिन 30% कम होते हैं क्या? वो भी काफ़ी होते हैं। उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? रिमेनिंग टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शंस था। मैं आपको बताऊं कि अगर पूरे कोर्स में देखा जाए तो मैं एक कुछ बातें और आपको लिख के बताना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और वो बातें ये है कि अगर देखा जाए तो आपका सिलेबस अगर 100% है तो मैं क्लासेस में 120% पढ़ाता हूँ। पहले मैं बात करूँगा 100% के बारे में, फिर बात करूँगा 20% के बारे में। 100% तो आपका सिलेबस ही है। 100% में आप जान लो 70% आपके, थोड़ा सा और कर दो उनको, 50% आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, 25% आपको एनालिसिस होते हैं, डिराइव करने में एनालिसिस होते हैं, और 25% आपको कुछ थ्योरेटिकल बातें भी होती है। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 50% एंड 25% दोनों मिला क्या हो गया? न्यूमेरिकल एनालिसिस। कुछ आपसे आपके व्यूज़ पूछे जाएंगे, कमेंट पूछे जाएंगे, एनालिसिस करने के लिए दिए जाएंगे। लेकिन 25% थ्योरी आते हैं, वो भी थ्योरी डायरेक्ट नहीं आते, वो भी घुमा फिरा के आते हैं। इस तरह का सिलेबस है। 20% सर आप ज़्यादा क्यों लिखा है यहाँ पे? 20% ज़्यादा पढ़ाते हैं, उसका वजह क्या है कि देखो, यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि हर सेमेस्टर में बुक अलग अलग रिकमेंड करती है यूनिवर्सिटी। तो हम लोगों ने क्या नोटिस किया है, क्या एक्सपीरियंस किया है कि सेमेस्टर 1 में जो बुक है और सेमेस्टर 3 में जो बुक है अलग अलग है। तो सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 3 तक मुझे ट्रांजिशन करना पड़ता है, आपको लेके जाना होता है। तो कई सारी ऐसी बातें होती है जो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 में नहीं है, लेकिन उसका जरूरत कहाँ पड़ जाता है? इंटरमीडिएट माइक्रो 1 में पड़ जाता है। तो उन बातों को भी यहाँ पे हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करते चलते हैं, क्योंकि अगर यहाँ नहीं पढ़ोगे, जब सेमेस्टर 3 में जाओगे तो वहाँ ये टीचर मान के चलता है कि आपको ये सब बातें आती होगी, जबकि आपको आती नहीं है। क्योंकि अगर आप 100% सिलेबस में इंटैक्ट रहेंगे तो उन बातों को, कुछ बातों को आप छोड़ देंगे जो बातें जरूरी थी यहाँ पढ़ना और आपने पढ़ा नहीं। तो कुछ बातें एडिशनली भी हम लोगों को इंट्रोडक्टरी माइक्रो में पढ़ाना पड़ता है। लेकिन चिंता की बातें नहीं है, क्योंकि हम लोग ये नहीं देखते हैं कि आपको सेमेस्टर 1 क्लियर करना है, हमको ये देखना है कि इको ऑनर्स पूरा क्लियर करना है, और साथ साथ इको ऑनर्स करने के बाद मुझे MA इको एंट्रेंस भी क्रैक करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो हम लोग इस लेवल की तैयारी करवाते हैं, सिर्फ इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं, उसके आगे की भी सोच के चलते हैं। और अगर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम थोड़ी सी शॉर्ट कर देंगे आपको, तो इसका खामियाजा कहाँ भुगतना पड़ेगा? आपको इंटरमीडिएट माइक्रो में भुगतना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे होंगी। अब मैं थोड़ा सा अपने कोर्स को आगे लेके चलता हूँ, अपने इस डिस्कशन को। अगर आप हमारे यहाँ क्लासेस लेते हैं तो आपको कौन कौन से स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं उनके बारे में बात करते हो। देखिए, स्टडी मटेरियल्स आपको मिलेगा PDF नोट्स, अभी मैं दिखाऊंगा, उसके बारे में बात करूंगा। PDF नोट्स, PDF न्यूमेरिकल्स एंड सॉल्यूशंस, ये भी मैं दिखाऊंगा आपको। सैम्पल पेपर के डिस्कशंस होंगे, अपडेटेड वीडियोस होंगे, बिल्कुल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल आपके सामने फ्रेश एंड टॉप क्लास वीडियोस होंगे आपके सामने। अगर आपके मान लो कि, हाँ आगे देखते हो एक चीज़ और, कि हमारे जो PDF एंड नोट्स होंगे वो किस तरह के होंगे, देख लीजिए ध्यान से। ये आपके सामने इस फॉर्मेट में होंगे। मैं जब यूनिवर्सिटी के बुक को ढूंढ, जो यूनिवर्सिटी ने आपको स्टडी मटेरियल सजेस्ट किया, मैं उसको जब खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ इतने छोटे छोटे लेटर्स हैं और ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई, इतने सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं, वो भी खासकर US के एग्जाम्पल्स। मैं सोचता हूँ बच्चे कैसे पढ़े। हम लोग खुद जब पढ़ते थे काफ़ी दिमाग खराब होता है इसको देख करके। तो इन सारे स्टडी मटेरियल को ध्यान में रख करके हमने एक अलग स्टडी मटेरियल ड्राइव किया है। ध्यान रखना कि सिलेबस मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा है, सिलेबस वही है, लेकिन ड्राइव किया अलग तरीके से, जिससे कि आपके लिए लैंग्वेज क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया है, बहुत ही रनिंग हो गया है। जो स्टडी मटेरियल की इंग्लिश है वो US इंग्लिश है, जो मैंने इंग्लिश लिखा वो इंडियन इंग्लिश है और ब्रिटिश इंग्लिश है, बहुत ही नॉर्मल इंग्लिश। हिंदी सा लगेगा पढ़ने में आपको, आपकी अपनी लोकल लैंग्वेज सा लगेगा, बड़े रनिंगली आप पढ़ सकते हैं, बहुत मज़े से एंजॉय कर सकते हैं स्टडी मटेरियल को। थोड़ा सा मैं स्टडी मटेरियल को और आगे ले जाता हूँ, आप देखिए। सब कुछ छोटी छोटी बातें मैंने इसमें डिस्कस कर रखा है, छोटी छोटी बातें डिस्कस कर रखा है। थोड़ा जी खुलने में टाइम लेता है, देख लीजिए आप।
आगे बढ़ेंगे, आप इसमें देखेंगे तो मैं दिखाता हूँ आपको। देख लीजिए, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे और उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। जो जो न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं उन सारे न्यूमेरिकल्स को मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है और उसके सॉल्यूशंस को भी इनकॉर्पोरेट किया है। और जो सैम्पल पेपर के न्यूमेरिकल्स होते हैं धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो ये रही बात स्टडी मटेरियल की। ये एक छोटा स्टडी मटेरियल है जो सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कवर करता है, अदरवाइज 100% स्टडी मटेरियल भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब बात को हम आगे ले जाते हैं। हमारा जो स्टडी प्रोग्राम है वो 3 तरीके का है। ऑफलाइन क्लासेस जो आजकल बंद है पेंडेमिक की वजह से, जब पेंडेमिक खत्म होगा तो ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी, और साथ साथ ऑनलाइन लाइव क्लासेस है। ऑनलाइन लाइव क्लासेस बिल्कुल लाइव हमसे पढ़ेंगे आप, जैसे ऑफलाइन पढ़ते थे सामने से क्लास के अंदर, वैसे ऑनलाइन लाइव पढ़ेंगे। आजकल सब बच्चे समझते हैं जूम की प्लेटफॉर्म होती है या गूगल मीट की प्लेटफॉर्म होती है, वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चलती है। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स क्लासेस। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग क्या होता है, आप हमारे लेक्चर को, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे और हमारे से लॉगिन आईडी ले करके आप जब चाहें तब उसको पढ़ सकते हैं। आपके पॉकेट में हम चले जाएंगे, आपके बैग्स में हम चले जाएंगे, आपके घर में हम बैठे रहेंगे दिन भर। आप जब चाहो तब मुझसे बकबक करा सकते हो, जब चाहो मुझे पॉज कर सकते हो, जब चाहो मुझे ऑन कर सकते हो। ऐसे प्रैक्टिकल लाइव में आप ऐसा नहीं कर पाओगे, लेकिन आप अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर्स पे, अपने मोबाइल पे कभी भी मुझे ऑन कर सकते हो। स्पीड बढ़ा के पढ़ सकते हो, स्पीड रिड्यूस करके पढ़ सकते हो। एक बार पढ़ सकते हो, 2 बार पढ़ सकते हो, 4 बार पढ़ सकते हो, रात के 12 बजे, 4 बजे, सुबह के 5 बजे, कभी भी आप अपनी मर्जी से पढ़ सकते हो, रिविजन कर सकते हो। ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस। हमारे जो बच्चे ऑनलाइन लाइव क्लासेस हमसे ज्वाइन करते हैं उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी एडिशनली हम लोग देते हैं। ठीक है बच्चे, राइट। रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक खास बात क्या होती है कि आपको सिलेबस जो होता है वो जब खत्म होगा तब खत्म होगा। आपके सिलेबस तो 100% पहले से खत्म हो जाते हैं, जब चाहो तब पढ़ सकते हो। बेनिफिट्स ऑनलाइन क्लासेस की क्या है, आप अगर किसी भी कोचिंग सेंटर से हमारे यहाँ ये पढ़ने आते थे तो आने जाने में मिला के कम से कम 1 घंटे, दूर से आते तो 2 घंटे, थकावट अलग, उसके बाद कॉस्ट भी अलग। अगर आप बहुत अमीर हैं, चलो 1 मिनट के लिए कॉस्ट को हम मतलब इग्नोर भी कर दें, अगर काफ़ी अमीर है आप तो, लेकिन आने जाने का टाइम को लेकर कोई अमीर नहीं है, सब गरीब है। टाइम तो सबके पास लिमिटेड है, बचते हैं, थकावट से बचते हैं आप। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे अलग काम होते हैं जिसमें आप बिजी होते हैं, आजकल नहीं है क्योंकि आप घर पे हैं, लेकिन जब कॉलेज में आएंगे देखना बहुत सारे सोसाइटी होते हैं, वहाँ बिजी होंगे तो आपको फुर्सत कहाँ मिलेगा इतना सारा। तो ऑनलाइन के बहुत एडवांटेज भी होते हैं। हाँ, लाइव क्लासेस की अपनी एक एडवांटेज होती है क्योंकि टीचर स्टूडेंट्स का एक रिलेशन होता है, एक बॉन्ड होता है, जो ऑफलाइन क्लासेस में ही ज़्यादा एक्सप्लोर हो पाता है, ज़्यादा समझ पाते हैं। थोड़ी सी फ़र्क तो पड़ता ही है, लेकिन अगर मान लो 5-10% का आपको डिसएडवांटेज भी है तो उसके अगेंस्ट में एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। हालांकि उस डिसएडवांटेज को भी हम लोग ओवरकम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन लाइव क्लासेस के हेल्प से। जो बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमसे लेते हैं उन बच्चों को भी हम लोग टाइम टू टाइम, वीकली या मंथली या 15 डेज पे हम लोग क्या करते हैं, लाइव क्लासेस देते हैं, उसको उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम से कभी नहीं भागते हम लोग, जितनी प्रॉब्लम चाहो उतनी सॉल्व करवा सकते हैं हम लोगों से। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं। मेनी टाइम रिवीजन है, मनी सेविंग्स है, टाइम सेविंग्स है, जब चाहो तब स्टार्ट कर सकते हो। ये हमारा रहा हमारा प्रोग्राम के बारे में, हमारा स्टडी प्रोग्राम बारे में। इसके बाद है कि आप हमारे बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं, हमारे कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट है www.rightwayclasses.com। आपको यहाँ पे जी नहीं भरता है, आप मुझे पर्सनली मिलना चाहते हैं, पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ बहुत सारे लेक्चर्स आपका इंतजार कर रहा है, बहुत सारे लेक्चर्स एंड बहुत सारे कोर्सेज़ के लेक्चर्स वहाँ पे है। आप वहाँ जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक बताइए। अगर आपको कुछ और उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे दिख रहा है, व्हाट्सअप कीजिए। आपको कोर्सेज़ के बारे में जानना है, कोर्स को सब्सक्राइब करना है, आपको लॉगिन आईडी चाहिए, किसी भी तरह की एकेडमिक हेल्प चाहिए, मेरा व्हाट्सअप ऑन रहता है, 24 आवर्स ऑन रहता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि रात के 12 बजे से सुबह के 7 बजे तक मुझे छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आपका राइट, आप उस समय मैसेज कर सकते हैं। नींद कहाँ आती है इंसान को, जो काम करना चाहते हैं उसको नींद नहीं आती है, मुझे भी थोड़ा कमी आती है। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि रात के 12 से 7 बजे तक मैं आपके लिए उपलब्ध ना रहूँ, लेकिन आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं सुबह उठते ही आपको सबसे पहले जवाब दूंगा। ठीक है बच्चे, जितनी मैक्सिमम कोशिश हो सकता है मैं आपके लिए करता हूँ। तो मेरे वेबसाइट पे जाइए, यूट्यूब चैनल में जाइए, व्हाट्सअप कीजिए अपने कोर्सेज़ के लिए। जितनी डिस्क्रिप्शंस हो सकता था मैंने आपके लिए किया है। अगर आप इसके बावजूद भी कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिए। अगर इंट्रोडक्टरी माइक्रो बारे में कुछ भी बात करना चाहते हैं तो मुझसे बात कर सकते हैं। एक बात और जाते थे बताना चाहता हूँ कि इंट्रोडक्टरी माइक्रो के अलावा एमएमई जो मैथमेटिकल पेपर है उसकी क्लासेस भी हमारी लगती है और मैडम खुशबू झा पढ़ाती हैं। उनके बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे ऑलरेडी उपलब्ध है। आपने बहुत सारे लेक्चर्स देखा भी है, खूब लाइक भी किया, खूब शेयर भी किया है, बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ते भी है। उसके लिए मैं आपको एडवांस में थैंक यू बोलता हूँ, आपने खूब पसंद किया है।
इंट्रोडक्टरी माइक्रो भी आपके लिए न्यूली लेके आया है इस बार, ऑफलाइन के बंद होने बाद ऑनलाइन लाइव लेके आए, रिकॉर्डेड लेके आए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी यहाँ पसंद आएगा, और जितनी सारी क्वेश्चंस हैं खुल के मुझसे बात कीजिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं है, तो भी मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ पाए 11-12 लेवल पे ढंग से, तो भी बात कर सकते हैं। आप खूब अच्छा जानते हैं तो भी मुझसे बात कर सकते हैं। आप राइट वे क्लासेस को, मेरे को प्रवीण कुमार झा मेरा नाम है, और मैडम खुशबू झा को रख सकते हैं अपने साथ पूरे 3 साल तक, साथ साथ MA को एंट्रेंस तक अपने एकेडमिक नीड्स के लिए। ठीक है बच्चे, एक बार जाते जाते मैं आपको कंग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ आपके बहुत फैंटास्टिक मार्क्स के लिए 12th क्लास में, और यूनिवर्सिटी में अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन्स के लिए, और आगे के फ्यूचर के लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट करना चाहता हूँ। आप खूब सफलता पाएँ, खूब तरक्की पाएँ, खूब अच्छी हाइट अपनी ज़िंदगी में गेन करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, अगली क्लास में फिर पूरे कोर्स के साथ मिलेंगे, पूरे लेक्चर्स के साथ मिलेंगे, एक यूनिट के साथ मिलेंगे। ठीक है बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।